दूसरा है, अभी हम जो बात कर रहे थे, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। वो अभी हमने डिस्कस कर लिया, कैसे पार्लियामेंट्री जो सॉवरेनिटी है एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, कैसे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी हो गया ऐसे कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर any subject and any part of the country, ठीक है। it has the right to make any law, but the only limitation is it has to be within the framework of the constitution and subject to the limitation of basic structure of the constitution। तब जाके अगर आप बना रहे लॉ तब you can make a law। अब सिंथेसिस हम इसीलिए बोलते हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी क्यों देखा आपने, अभी आपने एग्जांपल लिया एनजैक, ठीक है। देखो जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल, जैसे अभी मैं बोल रहा था, अभी पढ़ रहे थे हम, वेयर फ्रॉम वी हैव बोरोड आवर फीचर्स, उनमें से एक आपने देखा कि हमने फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट कहां से किया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। वैसे ही जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से अडॉप्ट किया, अगेन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देयर द जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म, ठीक है। हाईएस्ट जुडिशियल रिव्यू अगर आप देखेंगे वो वहां होता है। यहां पे क्या है, यहां पे भी जुडिशियल रिव्यू है। दैट इज वाई वी से जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करता है कल को विच दे फाइंड इनकंसिस्टेंट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल रिसेंटली दे चुका हूं इस चीज एनजैक की, ऐसे ही बहुत सारे 42nd अमेंडमेंट जब आपको बोला, या अगर आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे द टसल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो उस सिनेरियो में जैसे 46 अमेंडमेंट कैसे हुआ डीपीएसपी का, उस टाइम पे आप देखेंगे हाउ टाइम इन एंड टाइम अगेन जो आपका पार्लियामेंट था वो लॉ बनाता रहता था एंड टू अंडू द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली उनके जजमेंट्स को स्ट्राइक डाउन करने के लिए अपने एजेंडे को आगे जो उनके हिसाब से लॉ उनको बनाना था। बट सुप्रीम कोर्ट जंप इन एंड टाइम अगेन, वो करेक्ट करता रहा उनको, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा। क्यों? बिकॉज इट वायलेट सर्टेन राइट्स, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एवोल्यूशन हो गया इसमें भी आप देखेंगे जुडिशियल सुप्रीमेसी वाज एट दी डिस्प्ले एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इवन द गवर्नमेंट वाज बाउंड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है ना। ये है, इसका मतलब है आपका पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। वंस दूसरी एक चीज है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंटीग्रेटेड क्या है बताइए, आप मुझे बताइए, कोशिश करके बताइए इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी? बहुत ही आसान है, अंग्रेजी अल्फाज है इंटीग्रेटेड, वही है। हाँ बताओ यार, वही है। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट एट टॉप, नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स, है ना, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, है ना। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में फिर बहुत सारे आते हैं, वो आपके लोअर लेवल पे जितने भी सारे कोर्ट्स आते हैं। ये जो है ये सिस्टम ऑफ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड है ये, व्हाट दे डू, दे इंप्लीमेंट बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज, है ना। अनलाइक इन द यूएस, वहां क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करता है फेडरल लॉज, और जो स्टेट लॉज होते हैं वो कौन इंप्लीमेंट करता है, वो स्टेट जुडिशरीज करती है, जो बाकी होते हैं ना स्टेट्स की। अब इसमें ये है, ये आपका मतलब हो गया इंटीग्रेटेड का। अब इंडिपेंडेंट क्या है, उसमें देखिए चेक तो नहीं, दैट यू कैन नॉट से कि किस पे, दैट साउंड्स लाइक वो एक वो रहता है, वो एब्सोल्यूटिस्ट रहता है इस तरह। अगर किसी पे चेक नहीं, चेक तो है इन पे, चेक इन पे है, इनके जजमेंट्स के थ्रू वी कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट्स, वी कैन क्रिटिसाइज द जो पब्लिक ओपिनियन में होता है, डिस्कस होते हैं जजमेंट्स। ऐसा नहीं है कि आर्बिट्ररीली सुप्रीम कोर्ट इज इतना बड़ा कि वो कुछ भी बोले, कुछ भी। एवरी जजमेंट इज अकम्पनीड बाय रेशियो डिसिडेंडी। क्या होता है वो, कि मतलब रीजनिंग होती है हर एक जजमेंट की, क्यों दिया उन्होंने जजमेंट, क्या है रीजन, क्या थे फैक्ट्स, क्या थे, सब कुछ एक्सप्लेन होता है, ठीक है। What you cannot do is you cannot discuss the conduct of an individual judge. You can criticize their judgments within the limits of the law, but you cannot scandalize a judge. You cannot scandalize their conduct. ठीक है, that comes under contempt वाला केस, वो अलग चीज है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो आप बोल रहे थे, देखो इनको काम अगर करना है, कल को सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा आता है, बाय द वे आई एम अ लॉयर, सरकार के खिलाफ कोई आपके अगेंस्ट कोई पिटीशन फाइल होता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मैक्सिमम जितने भी आपके लिटिगेशंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट, दे कम बाय वे ऑफ अपील होता है। अब वो भी हम अलग से पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिसडिक्शंस है, किस तरह क्या क्या रहता है। मेरे सामने जो
लिटिगेंट है, सरकार है, आई हैव टू प्रोनाउंस अ जजमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे। हाउ कैन आई डू इट अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं, अगर मेरी अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं, आप सरकार, अगर मेरा पैसा आप मुझे दे रहे हैं, अगर मैं टर्म्स ऑफ सर्विस, माय सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय यू हु इज इन चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ एम आई सपोज टू प्रोनाउंस अ जजमेंट इंडिपेंडेंटली एंड विदाउट अ फेयर और फेवर अगेंस्ट यू? हो सकता है? दैट इज व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। देयर टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स ऑफ सर्विस, देयर एक्सपेंडिचर, their salaries, जितनी भी उनकी अपॉइंटमेंट कंडीशंस, they are independent of the executive, they are charged on the consolidated fund of India। ये पार्लियामेंट पास करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है उनकी सर्विस कंडीशंस या जो कुछ भी उनसे रिलेटेड है, समझ गए आप? सो दे आर फ्री फ्रॉम एनी फेयर, एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट यू कॉल इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड दैट इज हाउ यू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये इंपॉर्टेंट है सर, इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ जुडिशरी सर। पांचों पाई फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपके व्हाट वी आर डूइंग, रिमेंबर द टॉपिक, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स है आपके, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सब हमें अलग अलग चैप्टर के बहुत ही डेप्थ में पढ़ने हैं, बहुत बड़े 2 चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो वी विल बी डीलिंग विद देम। देन देयर आर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको वो भी अलग है, वो सिटीजन्स के लिए है, ठीक है ना। राइट्स एक था, ड्यूटीज एक था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक था, ये 3 चैप्टर अलग से है जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। दे आर ऑल इन विद इन योर सिलेबस। उसके बाद हमें दूसरी चीज देखनी होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डिफरेंट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या है? देखो अगेन, यूएस में क्या रहता है, यू आर अ सिटीजन ऑफ द कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल एज द प्रोविंस दैट यू कम फ्रॉम। ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या है? देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट, दिस इज अगेन अ यूनिटरी फीचर इज वेल, ठीक है। हमारे में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एनी पर्सन जो 18 साल से ज्यादा है, पहले 21 साल एज हुआ करती थी, फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एज वाज रिड्यूस्ड टू 18। कोई भी 18 साल से ऊपर है, he or she can vote, he, she or without he or she can vote, that means a person of any gender, ठीक है, even of third gender or without a gender they can vote provided the age is above 18 or above। अब जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये है, ये आपके आर्टिकल 326 में भी आता है। इस पे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा था आर्टिकल 326 के बारे में। राइट टू वोट क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये लीगल राइट है, ये स्टैट्यूटरी राइट है या क्या है? द क्वेश्चन वाज सिंपली दिस मच, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड ऑफ यू। कितना सिंपल चीज है यार, अगर आपने पढ़ा हो एंड देन यू फाइंड सच अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। आपको राइट टू वोट क्या है, वेदर इट इज अ लीगल राइट, वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और स्टैट्यूटरी राइट या वट एवर राइट, 4 ऑप्शंस थे, ठीक है। इट वाज डिबेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज आई वाज टेलिंग यू अभी आर्टिकल 326 प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। खोल के देख लो यार, मैं भी पढ़ा हूं बहुत पहले, मतलब आर्टिकल 326 अगर आप देखेंगे व्हाट इट प्रोवाइड्स फॉर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देता है, ठीक है। कोई भी वही उसमें बोलेगा वो कि 18 साल से ऊपर जो भी है उसके लिए सीन क्या है। Since Article 326 provided for UAF, Universal Adult Franchise, many deciphered it that it was a constitutional right. Subsequently, UPSC confirmed कि ये constitutional right ही है, ठीक है। तो questions like this can come. ये आप देखो, मतलब हम इतनी दुनिया भर की डिटेल रखें, आपको कॉन्सेप्ट्स में कभी कभी घुसना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों में देखना पड़ता है, सम सच एज दीज, जो बहुत ही सिंपल। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो हम हाल ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी छोटी छोटी चीजें हमें लगता है ना, कभी कभी वो सिंपल चीजें होती है, बट क्वेश्चंस कैन कम आउट ऑफ दोज थिंग्स ओनली। मतलब मसलन द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं आपसे कहूं गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन अभी पूछना आप लोगों से ठीक नहीं रहेगा, मगर मैं आपको आइडिया दूंगा क्योंकि अभी आप ये पढ़े नहीं। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटिकल सेटअप में कौन होता है? एडल्ट सफरेज है ना, बिल्कुल यही, दिस इज इट, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना सिंपल लगता है यार, 4 ऑप्शंस है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट। चलो आप बताता हूं, मैं आपसे पूछता हूं मैं क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट,
देखो जो भी क्वेश्चंस है ना, अब इंशाल्लाह वंस वी आर थ्रू विद हफ्ते में 10 दिन में, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली एनरिचिंग क्लास, आई प्रॉमिस यू दैट। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो ये मेरा क्लास है, आपको पॉलिटी है, इफ यू डू इट द वे आई टेल यू, अगर 20 सवाल आते हैं ना, 18 कहीं गए ही नहीं है आपके, प्रोवाइडेड यू रीड इट दैट वे। मतलब मैं तो ऐसे लोगों को भी जाता हूं जो 20 के 20 करके आते थे पॉलिटी से, एंड जहां पे आपको 45 से 50 क्वेश्चंस खाली ठीक करने हैं टू गेट सेलेक्टेड इन यूपीएससी, 45 से 50 में कट ऑफ आ जाता है सर। अगर आपके नेट 45 ठीक है, यू आर थ्रू। उसमें अगर आपको 20 सवाल आते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज, हाउ इंपॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट इज। मतलब आप समझो कि इसमें आप कितना, मतलब कॉस्ट बेनिफिट है अगर आप इसको पढ़ेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, आई अश्योर यू कि अगर आप इस तरह, हम जिस तरह ये पढ़ेंगे अभी, by the end of the class, and when you provided you read it that way, the way I tell you, देखो मैंने आपसे ये बात नहीं की, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि हमें पॉलिटी पढ़ना किस तरह है। मतलब इन क्लास तो कर रहे हो आप, लेट मी ड्वेल इनटू दैट बिफोर एनीथिंग एल्स। यश लक्ष्मीकांत, पहले मैंने आपको बोला, वो 2 किताबें मैंने बोली ना एनसीईआरटीज, उनको दो दिन में खत्म करो। गेट द कॉन्सेप्ट, 2-3 बार पढ़ लो, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, थोड़े से आइडियाज है, वो ले लो, उठा लो, खत्म करो उसको, ठीक है। उसको फिर बाद में रिवाइज बीच बीच में कभी कभी करते रहो, वैसे वो कवर हो जाएगा वंस यू आर थ्रू विद लक्ष्मीकांत। अब लक्ष्मीकांत जो है सर, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इसको, चूंकि आप क्लास कर रहे हैं तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे अंडरस्टैंड करने में। जो मैं आपको बोल चुका हूं ना अभी, जो क्लास में पढ़ रहे हो ना, गो थ्रू दैट, ज्यादा समझने की कोशिश मत करो घर पे। मतलब फंसो मत बुक में। फर्स्ट रीडिंग में डोंट ट्राई टू मेमोराइज वॉट एवर वी आर रीडिंग इन द क्लास। जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, शाम को आपने रीड कर लिया ना, आपने 50 to 60% वहां रिटेन कर लिया, दिमाग में आपके बैठ गई बात, ठीक है। इतने में आपने रिटेन कर ली चीजें। उसके बाद पहली रीडिंग जो है, दैट इज जस्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विदाउट ट्राइंग टू मेमोराइज एनीथिंग। बुक बहुत बड़ी है, पढ़ो, क्लास में पढ़ी रहे हो, आपको यू हैव एन एडवांटेज। दिस जो मैं आपको ये बोलने वाला हूं ना, ये सिर्फ उनके लिए है जो क्लास नहीं करते। फॉर इंस्टेंस, अगर वैसे वाला कोई करता, अगर मैं क्लास करान का, अगर कोई खाली सीधे ये जाता है, अगर कोई क्लास नहीं करता था, उसके लिए ये था कि वो, उसको जो मैं ये बताने जा रहा हूं आपको वैसे पढ़ना था। लेकिन आपको एक एडेड एडवांटेज है इसमें कि आप क्लास भी कर रहे हैं, क्लास कर रहे हो तो आपको वो फायदा भी आएगा। फर्स्ट रीडिंग जो होगी आपकी, वो स्पीड में होनी चाहिए। और मतलब इसमें स्पीड क्या होगी, स्पीड को छोड़ो फिलहाल, ये जो रीडिंग होगी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी। जो है अंडरस्टैंड करो, तेज तेज पढ़ो, आगे बढ़ो, बस याद करने की कोशिश नहीं करना। ये टाइम ले सकता है, फर्स्ट रीडिंग टाइम लेगी बुक में। इसके लिए यू हैव एन एडवांटेज, दैट इज ऑफ द क्लास। हम क्लास कर रहे हैं ना, क्लास में जो पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोला, आज जो पढ़े हम आज शाम को ये रीड करेंगे या कल पढ़ेंगे आपको। एंड आई एम एम्फसाइजिंग इट टाइम एंड अगेन, ये जो कंपोनेंट है ना आपका क्वालिटी का, ये देखो मेंस में तो एक पेपर ही है फुल, GS2 आपका है ना। प्रीलिम्स में आपको बोल रहा हूं मैं, डिफाइनिंग कंपोनेंट। इफ आई हैव टू रैंक एनी कंपोनेंट विद पॉलिटी, आई डोंट फाइंड एनी कंपोनेंट एज इंपॉर्टेंट एज लक्ष्मीकांत। देखो खाली लक्ष्मीकांत या खाली पॉलिटी टॉप करके आप प्रीलिम्स से नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंस वाइज ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें से 20 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन तक भी आते हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम 15 से 10 भी, 10 तो नहीं, 10 तो इससे तो बहुत ज्यादा ही होते, 15 से 20 के अराउंड क्वेश्चंस हमेशा इसमें से आते। तो यू कैन वेल इमेजिन कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कंपोनेंट। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो आपके फर्स्ट रीडिंग की रोज पढ़ेंगे आप, शाम में क्लास भी कर रहे हैं आप, जो आपने जो पढ़ा वो आपको रिटेन भी होगा 50% इधर ही। उसके बाद आपको सेकेंड रीडिंग है, सेकेंड रीडिंग में आप थोड़ा सा अंडरलाइन करना शुरू करेंगे बुक को, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। अब क्लास भी कर लिया आपने, जब आप यहां से छूट जाएंगे, when we will be done with our classes, then you have to read it on your own as well। उसमें आप अंडरलाइन करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, हल्का सा। उसके बाद थर्ड रीडिंग में फिर आप किसी डिफरेंट, अगर आपने अभी तक पेंसिल से किया, अब आप हल्का पेन वेन उठाएंगे या मार्कर उठाएंगे, उससे अंडरलाइन करेंगे। See the point of why I'm telling you reading again and again, because you will be maturing in reading the book, in understanding Indian polity with every reading। फिर
रीडिंग में आपको, आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें आपको पता होगा, तब तक समझ आ चुका होगा आप, क्योंकि क्लास में क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, ये भी कि पढ़ने का क्या है, याद रखने का क्या है इसमें, आप उसको हाईलाइट करेंगे। फिर पांच, मतलब मैं कहने का मतलब ये है, मैं मिनिमम 5 टाइम्स यू शुड हैव स्टडीड द बुक बिफोर यू अपेयर इन योर प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी, मिनिमम 5 टाइम्स। अगर आपने वैसे पढ़ लिया होगा, मतलब सर आपको कोई नहीं रोकेगा आपके वो नंबर 20 जो क्वेश्चन है ठीक करने से, आएगा श्योर यू, वो आपका हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग जो मैं आपको बोल रहा हूं, मिनिमम 5 बार तो पढ़ा ही होना चाहिए इफ यू वांट टू डू वेल ऑन योर पॉलिटी, ठीक है। और ये आपको लगता है ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे मुश्किल काम इसमें ये है, फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग इट विल बी इजी बिकॉज यू विल बी थ्रू विद द कॉन्सेप्ट। थर्ड फोर्थ रीडिंग तो आप 4 दिन में खत्म, 5 दिन में खत्म करोगे, पॉलिटी बैठोगे, अच्छे निशान, फिर टाइम नहीं है ना, आप फिर घंटे गिनोगे ना, आप फिर थकान गिनोगे ना रोजा, उस दिन फिर यू आर इन अ वॉर, तब आप 4 दिन 5 दिन में सब खत्म कर लोगे, ठीक है। तो ये डोंट बी इंटिमिडेटेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स आई एम टेलिंग यू, दी ओनली जो आपको फोकस करना है, जो आपको अच्छे से पढ़ना है, दैट इज दिस वन, क्लास एंड फर्स्ट रीडिंग। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज जो आप पढ़ोगे, आज जो आप क्लास में पढ़ोगे, शाम को देखना जरूर, अदरवाइज वो क्लास क्या होती है, क्लास वेस्ट होती है। अगर आप यही चीज अब 10 दिन बाद पढ़ोगे ना, 15 दिन बाद पढ़ोगे, आप किताब का पढ़ोगे, क्लास का आपको कुछ याद नहीं होगा। शाम को अगर आप ये पढ़ते हो, दैट इज वाई आई एम बीइंग डायरेक्ट टू यू, मैं आपको बोल रहा हूं कि लिखो मत कुछ, आप बस पढ़ो, डिस्कस करो एंड बी इंटरैक्टिव। बिकॉज अगर आपने कोई इंटरैक्ट किया है ना इधर, यू हैव इन्वेस्टेड योर माइंड, योर इंटेलेक्ट इनटू इट। शाम को आप जो पढ़ेंगे आपको ये भी याद होगा मैंने क्लास में क्या बोला है, और जो आप नया पढ़ोगे ना, यू शुड एब्जॉर्ब, यू हैव एन आर्गुमेंट विद समवन, आपका झगड़ा होता है ना किसी के साथ, या आपका आर्ग्यूमेंट होता है किसी का, आपको सब कुछ याद रहेगा उधर, उसने मुझसे क्या बोला, मैंने उससे क्या बोला, आप समझ रहे हो, या आपने कहीं पे कुछ कहा, कोई बात किया, कुछ भी किया, व्हेन यू आर, सी इफ यू आर पैसिव यू विल बी पैसिव, आपकी पढ़ाई भी पैसिव है। इफ यू आर एक्टिव, आप एक्टिव रहेंगे, आपकी लर्निंग एक्टिव होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बी अटेंटिव इन द क्लास, बी विजिलेंट इन द क्लास, कम अप विद द आंसर्स, कम अप विद द क्वेश्चंस, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्मॉल बैच। अगर आप देखेंगे, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ऑल ऑफ यू। अगर यहां 15-20 बच्चे या 50 बच्चे, आई कैन नॉट टॉक लाइक दिस, आई कैन नॉट गिव सो मच ऑफ टाइम टू एवरीवन। मैंने अभी इनको क्यों बोला, दिस वाज नॉट मेंट टू, दिस वाज नॉट मेंट टू डिस्टर्ब हर मेंटली। और ये चीज ही दिमाग से निकाल लो कि कोई ये होता है ना, हम इस फ्रेम में होता है कि अरे यार इज्जत खराब हो रही है, 10 लोगों के सामने कुछ बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, क्या इज्जत सर, क्या बेइज्जती होती है इस एग्जाम में। इसमें आपको, मतलब दिस एग्जाम हम्बल्स यू डाउन टू द ग्राउंड, एंड उसके लिए रेडी रहना है आपको। कौन सी इज्जत सर, सब चुप बैठे, एवरीवन इज, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, एवरीवन इज वाइज अंटिल दे स्पीक, समझ रहे हैं आप। मैंने आपको, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के सेशंस मेरे याद करेंगे जो 2-4 हुई थी यहां पे, मैंने आपको उस दिन भी कहा कि कोई भी बंदा जो यहां पे है, मतलब यू कम विद अ सर्टेन बैगेज, आप किसी सोच से आते हैं, किसी बैकग्राउंड से आते हैं, किसी पढ़ाई के बैकग्राउंड से, किसी कल्चरल बैकग्राउंड से, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न एंड अनलर्न। अनलर्निंग इज एज इंपॉर्टेंट एज लर्निंग, ठीक है। तो ये दिमाग से ही नहीं निकालना है कि अब मैं कुछ बोलूंगा, प्रोवाइडेड इट इज रेलिवेंट। देखो कुछ लोग हम, some people get carried away, and they tend to speak something which is not relevant even in the class. So we are assuming at the level at which we are, most of you are extremely mature people, you are graduated, कम से कम तो graduated सभी है ना, इस एग्जाम को देने का मिनिमम क्वालिफिकेशन वो है। तो इसमें ये है कि बट वो सोचना कि हम, ये रहता है कि अब मैं क्या बोलूं, गलत हो गया तो गलत होने दो सर, कौन सीख के आया मां के पेट से, गलत होगा तभी सीखेंगे। एंड वो जो गलत आप करोगे ना, ये मेरी बात याद रखना, ये जो क्वेश्चन अभी पूछ रहा था ना मैं, सुप्रीम कोर्ट, this is one of the questions that I had appeared in. I did it wrong because I had studied it more. मैंने ये गलत इसलिए किया क्योंकि मेरे को प्रेसिडेंट का ओथ याद था। I was so adept in Indian polity and the constitution कि इसको मैंने देख के ही कर दिया अटेम्प्ट इसलिए किया क्योंकि आई रिमेंबर द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट।
अगर मैं अपने लॉजिक पे डिपेंड करता या अगर मैं उस हिसाब से अटेम्प्ट करता इसको, probably I might have marked it correct. But what I did, I relied on my memory and I relied कि ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को याद है, ठीक है, which turned out to be wrong ultimately. However, what my point is, the larger point is कि जो आपकी गलती होती है ना, वो आपको भूलती नहीं है जिंदगी में, इसलिए गलतियां करो, बोलो, डरो नहीं, ठीक है सर। ये एग्जाम ही इस चीज का कि गलतियां करो, जितना ज्यादा गलती जल्दी करोगे उतना जल्दी सीखोगे। इस चक्कर में मत, एक उस फॉल्स इमेज में मत रहो कि मुझे चुप रहना है या ऐसा रहना है, आई एम, दूसरा क्या सोचता है, मेरे बगल वाला क्या सोचता है, आगे वाला पीछे वाला। सर ये इंडिविजुअल बैटल है, सब ग्रो कर रहे हैं, कोई किसी स्टेज पे है, आप सोचो ही मत, वो अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है अपने हिसाब से, इसलिए बी फोकस्ड, बी इंटरैक्टिव। डर सब लोग क्या सोचते हैं, फलाना क्या सोचता है, गिव इट अप ऑल, ठीक है सर। तो वेयर वर वी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, वो विल डील दैट नेक्स्ट टाइम। बाय द वे चलो आप वो बोल ही दिया, आप बता दो उसका आंसर क्या है। एब्सोल्युटली, देखो जो जो होता है ना सुप्रीम कोर्ट, मतलब दैट सुप्रीम कोर्ट में आप ये है कि इट अपहोल्ड्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, या प्रोटेक्ट्स, प्रिजर्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अपहोल्ड करना है, लॉ ऑफ द लैंड, जैसे अभी हम इतनी सारे बातें कर चुके हैं। अब अगर आपने वो पढ़ा होता कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेसिडेंट का भी, प्रेसिडेंट में इन्होंने क्वेश्चन ही इसलिए पूछा था क्योंकि प्रेसिडेंट की ओथ में है डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उनकी ओथ में है ये ऐसी कुछ चीजें हैं, तो कभी कभी इंसान कंफ्यूज होता है, बट दिस इज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। जो वो है, अगर आप देखेंगे द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आप लोगों ने अभी पॉइंट्स बोले, इफ यू विल सी द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद इट इन डेप्थ एंड इन डिटेल। सुप्रीम कोर्ट डील्स विद इन डिटेल, हर एक चीज में ही किस तरह, कितने अच्छे से और कितना घुस के काम कर रहा है वो, है ना। तो देयरफॉर द आंसर वुड हैव बीन सुप्रीम कोर्ट। या आपके क्वेश्चन भी आया है, इट माइट कम फर्दर, कभी कभी रिपीट भी होते हैं। अच्छा जी, बाकी इंडिपेंडेंट बॉडीज है आपके, वो भी हमें अलग से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, यूपीएससी हो गया आपका, कैग हो गया आपका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया आपका, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो भी आपको पढ़ना है। दीज आर ऑल सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो दैट वी विल डील, इसमें और कुछ है नहीं। बाकी आपको इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको देखना है। सबसे बड़ा सोर्स कौन सा होगा आपके हिसाब से, पढ़े हैं आप लोग कभी, मतलब पॉलिटी के बारे में कुछ पढ़ा है आप लोगों को, यू हैव फेयर आइडिया, कुछ कुछ चीजें आप लोग बता रहे हैं, तो कुछ कुछ बताइए मुझे थोड़ा सा इस पे, कहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ जेनेसिस जो था, बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मतलब सोर्सेज क्या थे वगैरह। ये बिना पढ़े तो नहीं होगा सर, याद। हाँ, वेरी गुड, हाँ उसमें इनफैक्ट आपका जो पहला चैप्टर है ना यहाँ का, भाई जो आपको लक्ष्मीकांत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके है, जब आप वो पढ़ेंगे, वो आपने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट उसमें आपको थोड़े से जो भी फीचर्स है, उसमें आपको पॉलिटी के फीचर्स हैं वो जो इसमें लिखे हैं, बट दैट इज नथिंग, दैट इज जस्ट टू उसमें आपको पढ़ना है और समझना है और याद रखना है। जैसे आपने बोला हिस्ट्री में पढ़ा हमने, तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम दैट एक्ट, है ना। व्हाई? बिकॉज दैट एक्ट वाज फ्रेम्ड एट अ टाइम एंड फॉर द नीड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, more or less it addressed majority of the needs of the society and the polity at that point of time. तो हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने ये देखा कि ये सेटिस्फाई करता है हमारी नीड्स को, काफी चीजों को, क्योंकि वो सारा पॉलिटी और जो उस वक्त चल रहा था सारा, उसको उसी के हिसाब से था, तो उसको एड्रेस करता था वो। Therefore, it was adopted with necessary modifications जहां जो भी जरूरत था। अब जैसे क्या आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, फेडरल स्ट्रक्चर आपका, कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर जैसे आप बोल रहे थे आप, या सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टॉप, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगे प्रोविंसेस में, ठीक है। तो वैसे ही सेंटर स्टेट रिलेशंस जो हम बोल रहे हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, ऐसे ही आपका गवर्नर हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, तो ये थे
अब ये क्या है सर, ये आपको एज इट इज याद करने हैं, ठीक है, याद करने हैं, इसको अंडरस्टैंड करके कि किधर से क्या आया था। जब आप पढ़ेंगे, देखो इसमें मैं आपको 10 फीचर बताऊं, मतलब मैं आपको बताऊं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, आयरलैंड, कनाडा, यूएसएसआर। अब बार बार आप इसको पढ़ेंगे, अभी तक हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देखो मैं आपको अभी सैंपल देता हूं लर्निंग का। बताइए सर, फंडामेंटल राइट्स कहां से आए? बताइए मैम, जुडिशियल रिव्यू कहां से आया? वही है, वही है, वही है। अच्छा एक सेकेंड, डीपीएसपीज कहां से आए? कोई नहीं, कोई नहीं, वाई आर यू सॉरी? यू डोंट नीड टू बी सॉरी, बी प्राउड दैट यू डोंट रिमेंबर इट, कोई इशू नहीं है। अच्छा रुकिए एक सेकेंड, मुझे बताइए, चलो आए बताओ यार, डीपीएसपी कहां से आया? आप बताओ। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिस्कस कर चुके हैं ना हम क्लास में। जुडिशियल रिव्यू कहां से आया? आप बताओ कोई। यूएस से, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही 10 फीचर होंगे, जितनी बार 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 ये डिस्कस होगा ना क्वेश्चन में, वैसे ही आएगा, यू विल रिमेंबर इट। ये हमने स्टार्ट में किया, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं बताऊंगा इलेक्टेड प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये कहां से आया? जवाब, रिपब्लिक। क्या बोल, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूं, वो तो सही है, वो इन्होंने मैम ने बताया था। व्हाट आई एम सेइंग इज द फीचर ऑफ दैट आवर प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? आयरलैंड, ठीक है, ये भी आयरलैंड से हुआ था। ऐसे ही पार्लियामेंट्री मॉडल मैम बताइए कहां से आया? कोई भी पार्लियामेंट, ब्रिटिश, अभी बोला वेस्टमिनिस्टर मॉडल है हमारा। ये सिंपल इश्यू याद था, ये सही पॉइंट है। कैबिनेट सिस्टम, रिट जुरिस्डिक्शन, ये सारा ब्रिटिश आया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से आया बताओ? जापान। इमशा सही पॉइंट वुशुम, क्या मतलब कौन कहां से आया वो देखना है। देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस नहीं है, मगर ये जो है ना, ये जो सोर्सेज आप पढ़ेंगे ना, याद रखेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपका मतलब इशू, ये प्लेट पे क्वेश्चन है आपके। इफ यू आर एबल टू, देखो यूपीएससी में जनरली क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं है कि जो याद बेस्ड हो, वहां वैसे आते नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, वो गलत करके आते हो आप, वो बहुत बड़ा क्राइम है। क्राइम इसलिए है क्योंकि वहां पे ये स्कोरिंग है, ये सब करेंगे, ये सबको आएगा, ये सबको याद होगा। क्या अगर अगर आपको याद नहीं है ये, देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। सो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन विच यू नीड टू रिमेंबर। याद सोदी कौन कहां से आया था। आप दोस्त लोग इधर हो या आप बैठे हो क्लास में, मैं तो अपना काम करूंगा ही, मैं आई विल इन्फ्यूज लर्निंग इनटू यू इन सच अ वे दैट यू विल नॉट इवन रियलाइज इट, प्रोवाइडेड यू आर अटेंटिव। दैट इज वाई माई एम्फेसिस इज कि आप अटेंटिव रहो। अगर आप अटेंटिव नहीं रहेंगे, शायद आपको याद नहीं रहेगा चीजें। इसीलिए क्लास में अटेंटिव रहना भी जरूरी है। आप भी पढ़ेंगे, आपस में पूछो, पगार ये इसमें से कौन सा फीचर आया, उसमें से कौन सा फीचर आया। दैट इज अबाउट इट, नथिंग मोर। इशू सेलिएंट फीचर, ये हमने इसलिए इतना लंबी बातें आते कि हमने बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस की, अदरवाइज इतना है नहीं ये। आज आप पढ़ेंगे इसको शाम में घर पे, यू विल रियलाइज इट। अगली चीज जो हम देखेंगे, देखिए मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में स्टार्ट किया मैंने, मैं आपको बताऊंगा। दिस माइट बी ओवरवेलमिंग फॉर यू बिकॉज आपने पढ़ा है अभी पॉलिटी अभी तक नहीं, नहीं तो हाँ। सो देखिए क्या है इशू, मैंने आपको, देखो यू आर राइट, मैंने आपको पहले बुक्स बताई, ठीक से। आप बुक्स इतना ठीक है, बुक्स मैंने 3 बताई आपको, लिखा आपने, वो आइडिया मिल गया उसका। मैंने आपको बोला पॉलिटिकल थियरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड लक्ष्मीकांत। सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स। सेकेंड, मैंने आपको बोला वी हैव टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन कहां से? लक्ष्मीकांत से, ठीक है। लक्ष्मीकांत एक बुक है जो आपने खरीदी है, आपने खरीदी है खरीदी है किसी ने? अगर नहीं खरीदी है, आई विल सेंड यू द बुक ऑनलाइन के हिसाब से भी, मगर बेटर है कि अगर आप सामने रखेंगे, आई बी फॉरवर्डिंग द बुक टुडे ऑन इटसेल्फ ग्रुप। हाँ, डाउनलोड है फ्री, बस डाउनलोड कर लीजिए, खत्म है। अगर प्लीज पढ़ना कहाँ यार, इसी यही तो मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा कहाँ होगा। अभी 1500 पन्ने का स्टार्ट है आपका, वो वही कर रहे हैं ना हम। अब सिस्टमैटिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला, पहले मैंने डिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है।
Why did I say this? Otherwise it was not required. Just to give you an idea कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्यों जरूरत होता है कॉन्स्टिट्यूशन. देन आई केम विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का salient features. I could have started with any other chapter. I did it for the same reason ताकि ये सिस्टमैटिक बने आपके लिए. ये जो मैं आज पढ़ा रहा था ना आपको, ये हमारे मतलब मैं आपको बोलता हूं, फॉर इंस्टेंस आई टेल यू फोन है आपके हाथ में, इसके फीचर बताओ मुझे क्या है. व्हाई डू यू थिंक फोन इज इंपॉर्टेंट? बताओ मुझे. सेल फोन आपके हाथ में क्यों है इंपॉर्टेंट? यू कैन बी अ लिटिल लाउडर एज वेल. बताइए आप. इट कनेक्ट्स यू विद द वर्ल्ड. और हाँ, और मतलब लिस्ट एनी फोर फीचर्स आप बता दीजिए इसके. यही है ब्रेनस्टॉर्मिंग. फोन पे आपको सोचना है, जो आपकी चीज है, ये तो है ही नहीं कोई और चीज. सोचो यार, सब लोग सोचो. आपसे मैं पूछ रहा हूं पहले, बताइए. टेल मी 4 to 5 points why you find it important. Why is it important? What are the salient features of your phone? बताइए. कोई एनीवन एल्स? ट्राई, यू कैन ट्राई यार. गलत भी होने तो कुछ नहीं. सोचो आप, बताओ. कम्युनिकेशन एज शी सेड, एंटरटेनमेंट, टाइम सेविंग. ठीक है, कम्युनिकेशन में ही आ जाएगा वो. चलो ठीक है, नॉलेज पर्पस के लिए भी सही है, और स्टोरेज पर्पस भी है, और पोर्टेबल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर, है ना. इट मेड एवरीबडी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ दोज वायर्स एंड एवरीथिंग. कम्युनिकेशन का बेसिक रीजन ये था कि हर जगह पहुंच पाया. ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. ये तो यही चीजें हैं. जब आप आंसर लिखोगे ना मेंस में आंसर लिखना है, डायमेंशंस निकालना टॉपिक के. अभी आप इन्होंने बोला, आपका नाम क्या? मौसम ने बोला पोर्टेबल, या और भी पॉइंट्स बोले, इन्होंने भी बोले कुछ पॉइंट. आपको ये चीज पता थी? आप सुन के लग रहे हैं ना ये तो पता ही था मुझे, ये तो अंडरस्टूड था. बट इसको खोल के बोल के लिखना अगर है ना, ये होता है पॉइंट. इसको मिलेंगे मार्क्स. समझ रहे हो? यही मिलेगा पॉइंट्स में, मार्क्स. If these are the salient features of your phone, when you are reading about the constitution, what I am doing is, before delving into constitution के details में, I am giving you an idea of the constitution. अंदर पढ़ना क्या है हमें, ठीक है. So this is, अभी जो है ये स्टार्ट है. मैंने आपको बोला हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है, डीपीएसपीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है जी. इनके मतलब हम बोल रहे हैं कि लेंथियस रिटर्न है, ये आपके बुक में भी है. अगर आप देखेंगे ना, दैट इज व्हाई आई सेड, आप जब यहां से जाएंगे आज, यू विल रीड योर बुक. सेलिएंट फीचर करके बुक एक चैप्टर ही है आपका, उसको पढ़ेंगे. यू विल स्टार्ट स्टडीइंग दैट. टुमारो यू विल टॉक टू मी how you have fared in that. If you have been attentive in the class, if you have absorbed what has been told, all of you will do this exercise today. चलो ठीक है, आप तो दूसरा भी नहीं पढ़ रहे हो ना, ये पढ़ लो कम से कम. you will realize कहां पहुंचे आप, ठीक है. तो I am hopeful that you will not have this any kind of problem in the class अगर आप ये follow करते हैं ना. बाकी अगर आपको कुछ और सिस्टमैटिकली, मैं आई एम डूइंग माई बेस्ट टू टेक इट सिस्टमैटिकली. सी, आई एम नॉट हर्लिंग थिंग्स ऑन टू यू. अमेंडमेंट की बात हमने की, उस टाइम मुझे लगा कि अमेंडमेंट का चैप्टर हमें अलग से पढ़ना भी है, ठीक है. अब मैं वो कॉम्प्लिकेट करके एक साथ में वो भी नहीं कर रहा हूं. कोशिश कर रहा हूं कि मैं आई अंडरस्टैंड दिस टाइम ऑफ द डे जो है और रोजे की हालत में थोड़ा ऑब्जॉर्व करना भी थोड़ा मुश्किल ही है. इसीलिए मैंने हल्का भी उठाया. और जो स्टेज पे भी अभी आपको अभी इस टाइम पे ज्यादा एक साथ में देना, मतलब फीड करना दिमाग को भी ठीक नहीं है. इसलिए वी आर गोइंग स्लो. यू डोंट वरी, यू विल कम अप विद टाइम. यू विल रियलाइज दैट यू विल हैव द ग्रिप ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है जी.